हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल एंड पार्ट बी में आपका स्वागत है। एंड पार्ट बी अगर देखने सीधा आ गए हो तो पहले आप लोग पार्ट ए को देखिए। पार्ट ए में हमने काफी चीजें डिस्कस करी हैं और रिकैप दिया है कि केस जो हमने केसेस पढ़े थे उसमें क्या हुआ था और कुछ बातें जो बेहद जरूरी थी डिस्कस करनी। तो पहले आप पार्ट ए देखिए, उसके बाद ही जो है पार्ट बी को स्टार्ट करना। उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा और वहां पे हमने जो है रिकैप भी करा था, जो भी सेशन था, जो हमने प्रीवियस सेशन लिया था। तो सर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने केस लॉस पे बिल्कुल फोकस के साथ हिट करते हैं। और बिल्कुल सर फोकस के साथ बोला मैंने, तो अपना आप लोग मोबाइल वगैरह और जो चीजें ना उसको साइड कर दीजिए। मोबाइल में देख रहे हैं तो फिर अलग बात है, बट एक फोकस के साथ जो है क्लास को देखिए। अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए ऐसा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे मतलब अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, पीछे मतलब किसी के साथ क्या है, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नहीं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या आप जब पढ़ रहे हैं, तब आपके अंदर एक ये होना चाहिए, आप एक बॉक्स में अपने को रख लीजिए। और अभी तक आपने जो भी करा, ये जैसा भी रिजल्ट रहा, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, उसको जाने दीजिए, लेट इट बी। बट अभी अभी आप अपने प्रेजेंट में रहिए और बिल्कुल मेरे साथ, मतलब आपको जो है, मैं अकेला नहीं हूं सर। देखिए अकेले एक कॉन्फिडेंस, एक हिम्मत नहीं आती, एक मोटिवेशन नहीं मिलता पढ़ाने का। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है सर। इससे जो है आपको खुद एक वो मिलेगा कि हाँ, आप जो है इंगेज हो रहे हैं चैनल में, आप जुड़े हैं वीडियो के साथ, आप जुड़े हैं नॉलेज के साथ। तो सर केस लॉ नंबर 6 जो है आपके सामने है, जॉर्ज विंसी थॉमस वर्सेस कैपेज कंसल्टेड प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस, एनसीएलटी का केस है सर। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो अभी ध्यान में नहीं देते हैं, क्योंकि सर मैंने आगे इसके लिए समरी नोट्स बना दिया है। तो सर इस केस में क्या हुआ था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर आपने सुना होगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है सर? जो जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर सीआरपी की एप्लीकेशन देता है सेक्शन 7 में, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है सेक्शन 8 पे देता है। अब हाँ, एक बच्चा कह रहा है बिल्कुल सर, हाँ सेक्शन 8 में देता है। अरे कम से कम मुझे लाइव चैट में ये तो लिख के दे दो कि सर आप गलत बता रहे हो। हाँ सर बिल्कुल मैंने गलत ही बताया है, मैं गलत बताता रहता हूँ। तो इससे आप लोग जो है चार्जअप होने चाहिए सर, आप लोगों को बताना चाहिए। और क्या आपको सच में पता है ना, एक बार आप लाइव चैट में आप अगर हैं या कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सेक्शन 8 में जो है वो जाता है ऑपरेशनल क्रेडिटर या सेक्शन 9 में जाता है। बहुत बच्चे सेक्शन 8 में लिखेंगे, यही गलती है। तो सर ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर सीआईआरपी की एप्लीकेशन देना चाहता है, यानी कि इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कराना चाहता है एक कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में, क्या वो सेक्शन 8 में देगा या सेक्शन 9 में? सर सेक्शन 8 में जो है वो डिमांड नोटिस देता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर डायरेक्टली दे सकते हैं, बट ऑपरेशनल क्रेडिटर इतने बड़े नहीं होते, इतने पढ़े लिखे नहीं होते। ये लॉ मेकर का एक माइंडसेट था कि पहले आप जो है एनसीएलटी के पास मत आइए, पहले आप कंपनी के पास जाइए। तो कंपनी के पास पहले जाएंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर, डिमांड नोटिस देंगे। डिमांड नोटिस में क्या होगा सर? डिमांड नोटिस देने से अब कंपनी रिप्लाई करेगी 10 दिन में। अब कंपनी क्या रिप्लाई करेगी सर? कि दो चीजें रिप्लाई करने वाली है सर। सर बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपने आईबीसी पहले अच्छे से नहीं पढ़ा है। दो चीजें वो रिप्लाई ये करने वाली है। पहली चीज कि वो बताएगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि कंपनी और ऑपरेशनल क्रेडिटर के अगेंस्ट में ऑलरेडी एक डिस्प्यूट चल रहा है पेंडिंग, यानी कि मुझे ऑपरेशनल क्रेडिटर बना दिया आपने। सर आप ही लोगों ने बना दिया मुझे सर। तो सर पढ़ाते पढ़ाते सर ऑपरेशनल क्रेडिटर बन गया मैंने आपको कोई सर्विस दी थी। अब मान लीजिए मैंने, आप कोई कंपनी है, कंपनी मेरे से क्लास पढ़ रही है, तो मैंने आपको क्या दी? सर्विस दी सर। तो वो सर्विस के अगेंस्ट में मुझे कुछ पैसा चाहिए था ना सर। वो पैसा आपने नहीं दिया, तभी तो मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर हूँ। लोन लेके आपने सर्विस ली। ट्रेड क्रेडिट आपको सुना होगा ना, ट्रेड क्रेडिट में भी ऐसा होता है। मैंने आपको गुड्स दिए, सर्विस दिए, तभी तो मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर हुआ ना, नहीं तो मैं तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाता। अब सर इतना आपको पता है, आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं और फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हैं, ऑब्वियसली पता होगा। अब मुझे पैसा नहीं मिला सर, क्यों नहीं मिला? मुझे नहीं पता था कि आपके मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, यानी कि मैंने जो गुड्स दिए थे वो खराब दिए, या मैंने जो सर्विस दी, मतलब मैं जो है लड़की के कपड़े पहन के आके आपको पढ़ाता था तो वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस बेकार थी सर। सर कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे करके आएंगे क्या? क्या पता कभी कभी ऐसे भी करके आना पड़े। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है बेकार थी, तो आपने क्या करा,
आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, या फिर एक ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है हमारे बीच में क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड, आपने कंज्यूमर फोरम में जो है एप्लीकेशन दे दी, कुछ भी हो गया, यानी कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है ऑपरेशनल क्रेडिटर और कंपनी के अगेंस्ट में, तो ये बताएगा कौन? कंपनी बताएगी। कौन कंपनी बताएगी? अब कंपनी बता रही है किसको? ऑपरेशनल क्रेडिटर को। विद इन 10 डेज था ना सर, 10 दिन के अंदर आपको उस डिमांड नोटिस का रिप्लाई देना है कि डिमांड नोटिस में क्या लिखा है, अरे भाई मेरा पैसा तो क्यों नहीं दे रहा है, सिंपल यही लिखा है। अब उसने क्या बोला कि पहली चीज, वो दो चीजें ही बताएगा। पहली चीज, या तो बोलेगा पहले से ही हमारे बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, चल अच्छा हुआ तो आ गया, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना तेरे को पहले बताने का, अब तूने डिमांड नोटिस भेजा है तो मैंने बता दिया। तो सर डिस्प्यूट है कि नहीं ये देखना है। अगर डिस्प्यूट है तो सीआरपी इनिशिएट नहीं हो सकती, पहले आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होगी, वहां पे चीजें फाइनलाइज होंगी, उसके बाद होगा जो होगा। दूसरी चीज, या तो फिर क्या होगा, अब कंपनी को रिप्लाई करना है सर, डिमांड नोटिस का सिंपल मतलब है रिप्लाई करना है, उसने कुछ कहा है अब रिप्लाई करना है। या तो बोलेगा तेरे मेरे बीच में डिस्प्यूट है, या क्या कहेगा, सिंपल सी चीज दूसरी ये कहेगा कि हमारे बीच में पेमेंट हो चुका है, हमने, अब वो प्रूफ ऑफ पेमेंट दिखाएगा। अब आप कंपनी हो, आप दिखाओगे कि मैंने आपको सर फीस पे करी थी, या फिर आप दिखाओगे सर आपने वो पैसा इनकैश करा लिया था, तो यही सब चीजें ना, चेक दिया था और वो पैसा आपने इनकैश करा लिया है सर, तो यही दो चीजें देखेगा। अब ये दो चीजें देखने का क्यों बताया मैंने, उसके बाद ही जो है सीआरपी इनिशिएट हो सकता है। अब रिप्लाई नहीं आया, ये रिप्लाई में मतलब रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्योंकि डिस्प्यूट नहीं होगा। या दूसरी चीज, ये प्रूफ ऑफ पेमेंट क्यों का रिप्लाई क्यों नहीं आया, वो एविडेंस क्यों नहीं दिया कंपनी ने, क्योंकि प्रूफ होगा ही नहीं। तो अब जब ऐसी चीज नहीं हुई, 10 दिन एक्सपायर हो गए, तो सेक्शन 9 में, सर सेक्शन 9 में जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है। कौन? ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब जाऊंगा मैं सेक्शन 9 में और बोलूंगा एनसीएलटी चल सीआरपी स्टार्ट कर इसका। सिंपल है सर। अब ये चीज मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस केस में रेलेवेंस है। इस केस में क्या है, मैं आपको बताता हूँ समरी से। अब इस केस में क्या हुआ था, ओसी को सीआरपी इनिशिएट करना था कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में। सर समरी पे ध्यान दीजिए। और सीआरपी इनिशिएट कैसे हो सकती है, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के प्रोविजन के साथ, मतलब आपको सेक्शन 8 और 9 का प्रोविजन देखते हुए जो है सीआरपी इनिशिएट कर देना है। दूसरा, अब कंपनी क्या कह रही है, हमने आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी सर्विस से रिलेटेड, कि सर आपने सर्विस मतलब कुछ ऐसा कुछ कहा होगा आपने, कंपनी, आप कंपनी है ना, अभी आपको मैंने कंपनी बनाया हुआ है, मैं साड़ी पहन के आया, तो आपने कहा कि ये साड़ी कौन से कलर की है, अच्छा कोई इंफॉर्मेशन मांगी मेरे से। तो अभी आप लोग कह रहे हैं कि डिस्प्यूट हुआ है, और डिस्प्यूट ये हुआ है कि हमने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी और वो आपने नहीं दी। मैं क्यों दूंगा सर, आपको दिख रही है मेरी साड़ी कैसे कलर की है। तो सर इस केस में यही हुआ कि कंपनी ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी और कुछ कैसा कहा कि हमें ये पसंद नहीं आई। सिर्फ इस बेसिस पे कंपनी कह रही है कि डिस्प्यूट हुआ है सर, हमें चीजें पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे एनसीएलटी ने बोला कि मतलब कॉर्पोरेट डेटर ये कह रहा है कि हम ड्यू पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी। अभी इतनी सी इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्यूट मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये केस गया एनसीएलटी के पास। और एनसीएलटी ने ये बोला कि अगर कंपनी ये बोल रही है, क्या बोल रही है सर, मतलब इस केस में ये हो रहा है कि मेयर कुछ इंफॉर्मेशन, यानी कि मेयर इंफॉर्मेशन आस्किंग फ्रॉम ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्या वो प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है? एक ऑपरेशनल क्रेडिटर एनसीएलटी के पास सीआरपी इनिशिएट कराना चाहता है, तो वो अगर कराना चाहता है तो पहले ये देखना पड़ेगा कोई पहले से डिस्प्यूट है या नहीं, जिसे हम कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट। तो सर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मांगने से कि मैंने कौन सी कलर की साड़ी पहनी है, सिर्फ इस बेसिस पे हम क्या इसको प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट मानेंगे? तो सर कॉर्पोरेट डेटर, अब यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि लीगल इशू क्या था। अब ये लीगल इशू जो है ना सर, ये जो आप देखना थोड़ी बड़ी आंखों से देखना सर। क्यों सर बड़ी आंखों से क्यों देखना, क्योंकि ये चीज आपको एग्जाम में लिखनी है कि वेदर, आपको वहां पे मेंशन करना है, हम देखेंगे कैसे लिखना है, बट यहाँ पे लीगल इशू क्या था, वेदर mere information asked by corporate debtor from operational creditor will constitute a pre-existing dispute। क्या वो डिस्प्यूट माना जाएगा? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मांगी है सर कि सर आपने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी, ये साड़ी आपकी अच्छी नहीं थी। अब साड़ी अच्छी नहीं है उससे क्या मतलब सर, मैं पढ़ा तो अच्छा रहा हूं ना सर। तो क्या इसे प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आप बताएंगे। तो सर ऑब्वियसली कॉमन सेंस लग रहा है ना सर।
कि इतनी सी इंफॉर्मेशन को हम प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट थोड़ी मानेंगे। प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट का मतलब है कोई बड़ा डिस्प्यूट, क्वालिटी ऑफ गुड्स। मैंने आपको क्लासेस, आपने मुझसे परचेज करी, मैंने आपको क्लासेस नहीं दी, ये क्लासेस चली ही नहीं रही 3-4 क्लासेस के बाद, तो इसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट। ठीक है सर। एनसीएलटी का डिसीजन देखिए सर। तो एनसीएलटी ने ये बात कही है जो आपको एग्जाम में लिखनी है सर। उस फैक्ट्स जो पीपीटी मैंने आपको दिखाया था पहले, उसमें यही सब लिखा हुआ है, उसको और समराइज कर दिया मैंने। मैंने सोचा और इसको समराइज कर देते हैं, तो आपके लिए ये एक और एफर्ट मैंने लगाया। पहले मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाने वाला था, उसी में से पढ़ाने वाला था, बट ये दिल है कि मानता नहीं, वही है ना सर। इसीलिए अब यहाँ पे देखिए कि एनसीएलटी ने क्या डिसीजन दिया। इट वॉज हेल्ड बाय एनसीएलटी दैट mere asking for further information on the सर्विस रेंडर बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर ने जो सर्विस दी थी सर, इसे याद रखना आप कि क्या उसको हम डिस्प्यूट मानेंगे, क्या वो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है? नहीं सर, वो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट नहीं है। और यहाँ पे यही हेल्ड हुआ है कि एप्लीकेशन ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल कर सकता है, और सेक्शन 8 में नहीं, सेक्शन 9 में वो फाइल कर सकता है सर। तो ये केस में यही था कि एक ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या एनसीएलटी के बाद एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर ये कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट हुआ है, और डिस्प्यूट में क्या वो कंटेंशन दे रहा है कि सर हमने एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तो क्या एक मियर इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन मांगना क्या प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है या नहीं है? तो सर आपका आंसर यही होगा कि वो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट नहीं है, ऑलरेडी इस केस में वो हेल्ड हो चुका है। तो सर यहाँ पे हमारा केस ओवर होता है, और केस लॉ नंबर 6 हम लोग कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद डिसीजन दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। अब जब आपको मेरी बुक मिलेगी, जब आप बुक के लिए इनरोल कराएंगे, तो यही चीज, ये बुक का लैंग्वेज और जो वो नोट्स हैं, यही आपको एग्जाम में लिखना है। बिगर उसके एक एमसीएस का स्टडी मटेरियल लेके अगर आप एग्जाम में जाएंगे, तो आप लोग चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप केस को ढूंढते रह जाएंगे। क्योंकि ये जो केस एक पेज में मैंने कवर करा है, ये 3 स्लाइड्स में मैंने कवर करा है, ये कम से कम 300 to 400 वर्ड्स का एक केस है सर। इतना बड़ा केस आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम में देने जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। सर मैं तो कहूँगा भले ही आप मेरे क्लासेस को रेफर मत करिए, बट नोट्स आप रेफर करना, क्योंकि नोट्स से ही आप एमसीएस का पेपर, यही एक बुक लेके जानी है जो आपको एग्जाम पास कराएगा। कुछ और बुक्स भी लेके जानी है, बट ये बुक आपका मेन हथियार है, एक वेपन है, जो आपको जो है एग्जाम में लेके जाना है सर। इसके बिना एमसीएस का पेपर नहीं निकलेगा, चाहे आप मेरा कितनी क्लासेस देख लो सर। मेरी क्लासेस एक साइड है, दूसरा ये नोट्स अलग साइड है। 50% क्लासेस एंड 50% जो है ये नोट्स हैं। तो जितना जल्दी हो सके नोट्स के लिए अपने आप को जो है नोट्स मंगवा लीजिए, अपने बुक्स मंगवा लीजिए अपने एड्रेस पे, और ताकि आप बुक से पढ़ सकें सर। क्लासेस तो चल रहा है सर, क्लासेस चलता रहेगा, बट क्लासेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये नोट्स, क्योंकि नोट्स हाथ में रहेंगे तभी चीजें आपको बेनिफिट देंगी। अब ये रीजनिंग है सर, अब ये रीजनिंग कम से कम 1 से 1.5 पेज की दी हुई है, उसको मैंने और कट शॉर्ट कर दिया। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो पार्ट लिखा हुआ है, वो आपको एग्जाम में लिखना है। अब कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, वो जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे या टेस्ट सीरीज जब हमारी स्टार्ट होने वाली है जो, वहां पे। तो नेक्स्ट केस लॉ हम लोग हिट कर रहे हैं आईबीसी का केस लॉ नंबर 7। और सेवेंथ केस लॉ में लिखा है आनंद राव पुरादा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वर्सेस मिसेस वर्षा फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है सर, और इस केस में ये हेल्ड हुआ है, क्या हुआ है वो आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ था कि सिंपल सी चीज है, इस केस को ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। एक कंपनी थी, और इस कंपनी के अगेंस्ट में सीआरपी इनिशिएट हो रखा है। अब सीआरपी इनिशिएट कहाँ हो रखा है सर? एनसीएलटी उसको प्रोसीडिंग कर रही होगी ना सर, आईबीसी 2016 के अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, मान लो मैं ही वो कंपनी हूँ, अब मैं ही वो कंपनी हूँ, अब मेरे अगेंस्ट में सीआरपी शुरू हो चुका है, मैं कॉर्पोरेट डेटर हो चुका हूँ। अब मैं कॉर्पोरेट डेटर हो चुका हूँ, तो मेरे अगेंस्ट में मोरेटोरियम लग गया होगा ना सर? बिल्कुल मोरेटोरियम लग गया होगा सर। हमने इतना आईबीसी तो पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं पढ़ा है तो सर आपसे पढ़ेंगे सर अब। बिल्कुल सर। तो क्या हुआ कि मोरेटोरियम लग गया है, यानी कि कोई मुझे छू नहीं सकता। अब क्या हुआ, हाई कोर्ट, कौन? हाई कोर्ट सर। हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? जब मेरा सीआरपी चल रहा है उस समय हाई कोर्ट क्या कह रहा है, अरे इसके एसेट्स को बेचो, इसके लायबिलिटीज को
छोड़ो, एसेट्स जितने भी है बेचो। क्यों बेचो? ये जो वर्कमैन आए हैं ना हमारे पास, किसके पास, हाईकोर्ट के पास आए हुए हैं सर, उस कंपनी के वर्कमैन एम्प्लॉय आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? इनका पैसा दो, वर्कमैन का। इनको पैसा नहीं मिला तो इसका एसेट बेचो, खत्म करो और बेचो। ये कौन कह रहा है? हाईकोर्ट कह रहा है। अब हाईकोर्ट को ये नहीं पता। भाई एक बच्चा बोल रहा है, वहां पे एक बच्चा खड़ा होकर पीछे कह रहा है, अरे खोपड़ी तोड़ सालेगा। वो एक मीम आता है ना जिसमें बोलता है, तो वही वाला हाल हो रहा है। एनसीएलटी बोल रहा है, सीएस सीएस जो है, एक सीएस को बोल रहा है ये पकड़, और ये, यानी कि खोपड़ी तोड़ इसका, मतलब खोपड़ी तोड़ने वाली बात है, मतलब हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया। तो मुझे बताओ, जिस कंपनी के अगेंस्ट में मोरेटोरियम लग गया है, उसका सीआरपी चल रहा है, आईबीसी 2016 है, और आप जो है, आप लोगों को कमान दी हुई थी सर पहले कि आप जो है इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड देखोगे, और ये कह रहे हैं कि इसके एसेट्स को बेचो, ऑक्शन करो। क्यों? क्योंकि वर्कमैन का पैसा देना है। अरे, जब हाईकोर्ट ही ये सब करने लग जाएगा तो एनसीएलटी किस काम का? साफ अक्षरों में लिखा है कि आईबीसी ओवरराइड एनी अदर लॉ, कोई भी अदर लॉ, लेबर लॉ, कोई भी लॉ, मतलब ही नहीं है वो, कोई भी कुछ भी हो, आईबीसी को वो हाथ नहीं लगा सकता जब तक सीआरपी कंप्लीट नहीं हो जाता। तो खोपड़ी तोड़ने वाली बात है सर, और इस केस को याद रखना, खोपड़ी तोड़ने की वजह से। ये हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, तो खोपड़ी ही तोड़ देना उसकी, इसकी एग्जामिनर की मत तोड़ देना, वो पता चले आपको बाहर भेज दे। मजाक कर रहा हूँ। तो बस आपको यही देखना है कि देखो, कोई भी कोर्ट, मतलब सिंपल सी लाइन है, आईबीसी ओवरराइड एनी अदर लॉ, हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन को, सबको वो ओवरराइड करेगा। आईबीसी सुप्रीम है, अगर एक बार लग गया तो आईबीसी एक आईबीसी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। यहाँ पे भगवान है आईबीसी, वो जो कहेगा वही होगा, उसके अलावा अभी उसको कोई नहीं छू सकता। जिस दिन भगवान हमारे आईबीसी के चले जाएंगे वापस स्वर्ग लोक में, वहां पे रहने के लिए, तब जो है आप जो करना है मारो पीटो जो करो, अभी भगवान धरती पे हैं, और भगवान धरती पे मतलब कोई नहीं छू नहीं सकता। तो यही था सर इस केस में, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने यही दिया कि मोरेटोरियम स्टार्ट हो चुका है, और एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास जा चुकी है, एनसीएलटी ने एडमिट कर दिया है। अब तुम नाव नहीं ले जा सकते सर। उस पिक्चर में यही तो हुआ था जिसमें खोपड़ी तोड़ वाले, कि एक बार नाव अगर आ गई, तो नाव लेके नहीं जा सकती, और नाव अगर लेके जानी है तो आपको कुश्ती लड़नी पड़ेगी, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो यही है। अब तो एसेट्स के रिगार्डिंग, मतलब कोई भी, मतलब कोई भी डिसीजन नहीं आ सकता सर, एसेट्स तो छोड़ो, कोई भी डिसीजन नहीं आ सकता। मैंने आपको सारे केसेस जो आने वाले हैं ना, उसका यहीं पे बता दिया कि कुछ भी ऐसा हो, आईबीसी ओवरराइड करेगा एनी अदर लॉ, कोई भी लॉ आ जाए, आईबीसी पहले है। हथौड़ा रख के रखना साथ में, या लोटा रख के रखना और मार देना एकदम खतरनाक तरीके से। तो सर यहाँ पे मैंने बना भी दिया है, आईबीसी और अदर लॉज, चाहे कोई भी लॉ हो, किसी का भी लॉ हो, कुछ भी हो, आईबीसी ओवरराइड करेगा अगर कोई डिसीजन आता है तो। ठीक है सर। उसके बाद रीजनिंग दी हुई है, रीजनिंग आपको खुद पढ़नी है। फैक्ट्स, आईबीसी केस नंबर 1, डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एजे एग्रोचेम, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या हुआ था सर, यहाँ पे एक टी कंपनी है सर, मेरी एक टी कंपनी है, 14 से ज्यादा टी कंपनीज को मैं संभाल रहा हूँ। टी कंपनी, आप समझ रहे हो ना, टी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ मैं सर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ मेरी टी की कंपनी, या टी जो है मेरा मैन्युफैक्चरिंग एरिया, उसको एक्वायर कर लिया। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर एक्वायर कर लिया है, एक्वायर शब्द से आप समझ रहे हैं सर, टेक ओवर कोड में आपने पढ़ा था, अगर आपने एक्वायर कर लिया तो कंट्रोल तो उसके पास होगा ना। बट इस केस में क्या है, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि कंट्रोल जो है मेरे पास ही है, यानी कि मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ। यानी कि वो कंपनी जो टी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी वो चीजें थी, वो टी गार्डन, उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया, उसको अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, इवन दो उसने ले लिया। अब मैं कौन हूँ? टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मेरे अगेंस्ट में सीआईआरपी स्टार्ट हो गया सर, सर मेरे अगेंस्ट में सीआईआरपी शुरू हो गया। मैं कौन हूँ? टीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मेरे को कंट्रोल कौन कर रही है? वैसे वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, पर मैनेज मैं कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि जिस क्रेडिटर ने एप्लीकेशन डाल दी, एप्लीकेशन तो डाल दी, अब सीजी ये कंटेंशन दे रही है। सीजी का ये कहना है, ये सीजी अब गई है, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, तो सीजी भी गई होगी, तो सीजी का ये कहना है। सर क्या कहना है सीजी का? ये कहना है भाई, सर क्या कहना है, सीजी ये बोल रहा है कि हमने टी एक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, टी एक्ट बनाने से क्या हुआ, अब टी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी मेरी कंपनी या कोई भी जो चीजें हैं टी से रिलेटेड जो भी है, टी एक्ट फॉलो होगा। यानी कि आप पहले हमसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, अगर आप इस कंपनी को बंद करवाने के लिए प्रोसीडिंग कर रहे हो। तो सीजी दादागिरी कर रहा है सर, सीजी तो करेगा दादागिरी। मोदी जी देख नहीं रहे कितनी दादागिरी कर रहे हैं। तो पहले तो राहुल गांधी जी का समय था ना, सर राहुल गांधी जी का समय,
कह सकते हैं किसका समय था? अब तो सर हवा जो है मोदी जी की चल रही है, अब पता नहीं ये चलती रहेगी लग रहा है, फिर योगी जी की हवा चलेगी, तो ऐसी हवाएं लग रहा है चलती रहेगी बीजेपी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सब बढ़िया हो रहा है, चीजें बढ़िया है। तो यही था कि सीजी जो है दादागिरी कर रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, एक ही चीज बोली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि सर अच्छा यहाँ पे मैंने नोट्स उसका नहीं बनाया, बनाया है बट ज्यादा मैंने इस पे लिखा नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल सा लीगल इशू ये है कि सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट जो दादागिरी कर रही है इसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी क्या? तो सिंपल सी चीज सर, टी एक्ट की बात हो रही है, आईबीसी लग रहा है, कहा जा रहा है कि पहले हमारी सुनो। तो आप मुझसे पढ़ चुके हो, पहले केस लॉ पढ़ चुके हैं, क्या आपके दिमाग में अब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए क्या सर, कि आईबीसी या टी एक्ट? तो सर सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, आईबीसी ओवरराइड कर जाएगा, कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। और जो इस केस में दिया गया है, हमें इस केस का रेफरेंस देना है एग्जाम में, बस देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी क्या टी एक्ट से रिलेटेड, कोई भी एक्ट हो सर, टी एक्ट हो कोई भी हो, किसी की परमिशन किसी की कंसेंट नहीं लगेगी। आइए सर, उसके बाद नाइन्थ केस लो हम लोग ना देखते हैं, एक्सेल मेटल प्रोसेसर लिमिटेड वर्सेस बेंटलर ट्रेडिंग इंटरनेशनल जीएमबीएच एंड अनदर, एनसीएलटी का केस था। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ओवरराइडिंग वाला ही केस है। इस केस में क्या हुआ था, फिर से आप और मैं, ठीक है? तो आप कौन है, आपको मैं फॉरेनर बता देता हूँ। तो आप जो है फॉरेनर है, यानी कि इंडिया के बाहर रहते हैं। तो आपने, आप में और मुझ में एक एग्रीमेंट हुआ, मुझे आपने लोन दिया गरीब आदमी को, आपसे मैंने लोन लिया, ठीक है सर, मैंने लोन लिया, तो मैं कौन हो गया सर? सर मैं क्रेडिटर है। सर क्रेडिटर कैसे हो गए सर? तो सर बता दिया करो ना, मैं डेटर, आप क्रेडिटर, हम दोनों के बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। सर क्या एग्रीमेंट हुआ था इस केस में? हम दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि अगर मैंने आपका पैसा नहीं दिया, सर ऐसा लगता है कि मैं आपका पैसा नहीं दूंगा, सर आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप पैसा नहीं दोगे। तो अगर मैंने आपको पैसा नहीं दिया, तो हम लोग डिस्प्यूट अगर हो गया तो कहाँ जाएंगे सर? आईबीसी में जाते हैं। बट इस एग्रीमेंट में हम कुछ लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? अरे भाई इस एग्रीमेंट में हम ये लिखते हैं कि अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग एनसीएलटी नहीं जाएंगे। यार प्लीज इतना तो कर दो मेरे लिए, यार आप ही लोगों से कह रहा हूँ, अगर हम, मैं आपसे पैसा लूंगा तो एनसीएलटी मत जाना, बाहर जाएंगे विदेश, क्योंकि थोड़ा घूमने को भी मिल जाएगा। अगर कोई झगड़ा होता है तो बाहर लड़ेंगे सर, बाहर मतलब इंडिया के बाहर। तो फॉरेन टेरिटरी में हमारा एक एग्रीमेंट ये तैयार हुआ कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो हम बाहर लड़ेंगे, क्योंकि मुझे बाहर जाना है सर एक बार, मतलब बाहर देखेंगे, देख के भी आ जाएंगे, लड़के भी आ जाएंगे, क्या होगा, पैसा तो क्या है, पैसा दे देंगे बाद में, डिसीजन तो आने दो, बाहर तो जाएगा, घूमने को मिलेगा ना सर। तो क्या हम लोग जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर, फॉरेन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ मैं सर, बाहर घूमने की नहीं। तो वहां पे डिस्प्यूट हो सकते हैं बिल्कुल। अब केस ये है कि क्या आप स्टिल, मतलब एक एग्रीमेंट बना है, एक रिस्ट्रिक्शंस लग गई है हम दोनों के बीच में कि हम लोगों को सर वहां जाना है सर, बाहर, बाहर बहुत अच्छी चीजें हैं सर, देखने के लिए काफी चीजें हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो सर आप हंस के तो अच्छी चीजें हैं, तो ऐसे ही हंस रहा हूँ सर। तो आपको आपको और मुझे डिस्प्यूट हो गया, अरेंजमेंट हो गए, एग्रीमेंट हो गया सर, और क्या चीजें बची हैं सर? सब कुछ हो गया, अब डिस्प्यूट हो गया है। अब क्या यहाँ पे मैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, आप कौन है, कॉर्पोरेट क्रेडिटर हैं सर, मैं कॉर्पोरेट डेटर हूँ, तो क्रेडिटर क्या अभी भी सीआरपी इनिशिएट करा सकता है आईबीसी में, यहाँ पे इंडिया के अंदर? तो सर अगर आपने पहले केस लॉ सुने हैं तो यहाँ पे भी वही है, चाहे कैसा भी एग्रीमेंट है, कैसा भी लॉ है, कैसा भी प्रोविजन है, कैसा भी ऑर्डर आ जाए, कुछ भी लिखा हो, बट अगर आप चाहते हैं आईबीसी में ही आपका केस हो, अगर आप चाहते हैं इंडिया में ही आपका केस हो, तो इज रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट मेड बाय यू एंड मी, मतलब बाहर में गया सर, बाहर में गया सर वो एग्रीमेंट, हमारे बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है वो रिलेवेंस नहीं है। अगर आप चाहते हैं आईबीसी में करना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इस केस में सिंपल यही लिखा था। तो आईबीसी फिर से ओवरराइड कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा जितने भी एग्रीमेंट्स हैं। नेक्स्ट सर, लास्ट केस लॉ हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हम हर वीडियो में 5 केस लॉ करेंगे। आईबीसी 10, अहलुरिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया लिमिटेड वर्सेस रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, एनसीएलटी का केस है सर। इस केस में क्या हुआ था सर? इस केस में भी वही प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट का केस है। अब सर विद इन 10 डेज के अंदर क्या होता है, ऑपरेशन क्रेडिटर क्या करता है सर, फटाफट पढ़ते हैं क्योंकि केस खत्म करना है, सिंपल सा केस है।
ऑपरेशनल क्रेडिटर को एप्लीकेशन देनी है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को एप्लीकेशन देनी है, बट वो एप्लीकेशन दे सकता है सर? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं, सेक्शन 8 आपने पढ़ा नहीं है? पहले वो डिमांड नोटिस देगा, पहले वो आपको डिमांड नोटिस देगा। किसको? आप कंपनी है ना सर, मैंने आपको कंपनी बनाया था, आप कंपनी है, आपको डिमांड नोटिस दिया, तो आपको डिमांड नोटिस दिया, अब आप क्या करेंगे? हम आप मुझे रिप्लाई देंगे। अब रिप्लाई देने के बजाय आपने क्या करा? आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी मेरे अगेंस्ट में, है मेरे अगेंस्ट में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे ये केस है कि अब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी मेरे अगेंस्ट में, कब सर? पहले मैंने आपको डिमांड नोटिस दिया। अरे सर, आपसे पढ़ा था मैंने, मतलब मैंने आपसे क्लासेस ली थी, आप पैसा नहीं दे रहे, मतलब मैंने आपको सर्विस दी, मैंने पढ़ा दिया, मैंने सर साड़ी भी पहन ली, सब कुछ कर दिया, फीस तो दे दो सर मेरी। बहुत बच्चे फीस नहीं देते, तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया आपने यार, टीचर के अगेंस्ट में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। चल कोई नहीं सर, सीए से कर सकते हैं। तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, इस केस में ये हेड हुआ, क्या ये प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है या नहीं? तो ये आपको जो है लाइव चैट में पहले मुझे बताना है, मैं वेट कर रहा हूँ एंड देख रहा हूँ कि आप लोग रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं। अगर नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो से वीडियो लाइव नहीं आएगी, प्रीमियर नहीं आएगा, आपकी वीडियो सीधा अपलोड होगी सर। तो आप लोग एक बार बताओ, सिंपल सा फिर से करते हैं कि मैंने आपको डिमांड नोटिस दिया, अब डिमांड नोटिस दिया उसके बाद आपने जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। तो क्या सर यहाँ पे मैं सीआरपी की एप्लीकेशन दे सकता हूँ सेक्शन 9 में या नहीं? यही सिंपल है, और उसके साथ रीजन भी बताइए, हाँ तो क्यों, नहीं तो नहीं। और देखिए सर, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही बेनिफिट है, और मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, और जो करेंगे सर मतलब वही बच्चे एग्जाम पास करने वाले हैं, ये श्राप है मेरा। मतलब जो बच्चा नहीं करेगा वो नहीं निकलेगा सर, और जो बच्चा लिखेगा वो श्योरिटी है वो इस बार पास करेगा, क्योंकि लिखे हुए हो सकता है कि कल को आप ये केस भूल जाए, बट आपको एक वो रहेगा कि हाँ मैंने लिखा था सर। तो पार्टिसिपेशन, जो फिजिकल पार्टिसिपेशन होता है ना सर, तो उससे जो है चीजें माइंड में और जाती है हमारे सबकॉन्शियस में। तो सर डिमांड नोटिस दिया सर, डिमांड नोटिस दे दिया, डिमांड नोटिस जैसे ही मैंने दे दिया आपको, उसके बाद आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे जो है, अगर आपने सेक्शन 9 या सेक्शन 8 पढ़ा होगा, वहां पे ये लिखा है कि डिमांड नोटिस देने के बाद मतलब जो रिप्लाई करेगी कंपनी, वो ये बताएगी कि तुम्हारे डिमांड नोटिस देने से पहले कोई डिस्प्यूट है या नहीं, वो बताना है। यहाँ पे तो जैसे ही मैंने डिमांड नोटिस दिया उसके बाद आपको याद आए कि हाँ इन्होंने तो सही नहीं पढ़ाया, तो वो आपको पहले करना है, सब बाद में नहीं। अगर डिमांड नोटिस के बाद अगर आप कोई आर्बिट्रल प्रोसीडिंग या डिस्प्यूट को अराइज करते हैं तो नहीं होगा, उससे पहले से ही डिस्प्यूट होने चाहिए, उसको जो है वैलिड कहा जाएगा, वही प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट की डेफिनेशन में आएगा। तो सर देखिए, प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट से रिलेटेड कितने केस आ गए, तो ये आपका आईपीसी के ओपन बुक में भी पूछे जाएंगे, ये आपके एमसीएस के पेपर में भी पूछे जाएंगे, तो और सीआरआई के पेपर में भी पूछे जाएंगे सर, वहां पे भी आईपीसी आता है सर 50 मार्क्स का। तो बिल्कुल देखिए, प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट का रिलेटेड, प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट कितना इंपॉर्टेंट है सर, सेक्शन 8 कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके केस लॉ को अच्छे से समझिए कि डिस्प्यूट अगर पहले हुआ है तो आप सीआरपी पिटीशन फाइल नहीं कर सकता ऑपरेशनल क्रेडिटर, और अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने डिमांड नोटिस दिया और उसके बाद अगर आप कोई डिस्प्यूट अराइज करते हैं, तो जो है सीआरपी जो है इनिशिएट होगा, उसको प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। तो सर यही तक था सर हमारे केस लॉस, एंड हमारे 5 केसेस हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है सर, बिल्कुल आपको लाइक करना है, और बिना लाइक करे गए फिर से ये लेक्चर नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये भी मेरा श्राप है। आई होप आपने बिल्कुल देखा होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, या आपके कुछ स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स जिनको ये वीडियो देखनी चाहिए, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में बिल्कुल शेयर कीजिए। शेयर करोगे, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड बताइएगा, मतलब आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, अ, आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको शेयर होगा इसी उस पे, या आप मेरा नंबर अगर जानते हैं तो ये नंबर आपको मेंशन भी हो रहा है 9818 करके, तो आप अपना फीडबैक भी दीजिए अगर आपको क्लासेस समझ आ रही है, और जो भी मैं एफर्ट दे रहा हूँ आपके लिए, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं। क्योंकि सर होता है ना सर, सिंपल सी चीज है, एक टीचर को कुछ नहीं चाहिए सर, सिर्फ वो आपसे एक फीडबैक लेना चाहता है, जो उसने एफर्ट लगाया इस क्लास को कराने में, क्या उसने अपना बेस्ट दिया, क्या आप अपना बेस्ट दिए। तो आप अगर अप्रिशिएट करेंगे, जैसे आप अच्छा करते हैं तो हम लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, उसी तरीके से आप भी जो है हमें, हमारी टीम को अप्रिशिएट कीजिए और एक फीडबैक हमेशा दीजिए।
मतलब मैं तो हमेशा पूछता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई या नहीं आई। हो सकता है कि कभी अप्स एंड डाउन हो गए, कुछ मैंने अच्छा नहीं बोला, कुछ गलत कर दिया, तो प्लीज जो है फीडबैक हमेशा दीजिए, और फीडबैक दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। अगर अच्छा करा है, गलत करा है तो भी बताइए, क्योंकि सर मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। मतलब मुझे तारीफ से ज्यादा जो है अपनी वो पसंद है कि कोई मुझे मेरी बुराई बताए। तो आपको अगर लगता है कि सर यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है या आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो वो भी बताइए। तो बिल्कुल सर, हम उसको बेस्ट वे में उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट मतलब MWF में ही हमारी क्लासेस होंगी। कल जो है क्लासेस नहीं हो पाया था, और CSR की क्लासेस शुरू होने वाली है, CRI का रेगुलर बैच शुरू होने वाला है। और जो भी अगर आपको कोई बैच हमसे इनरोल कराना है, हमें मैसेज कर रही है, बताइए। तो वो बैचेस हम लोग आपको बताएंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एंड सर बुक्स, बुक्स आप लोगों को इनरोल करानी पड़ेगी। बिना बुक्स के समझ नहीं आएगा चीजें को। समझ आ रहा है, बट बुक्स से पढ़ेंगे, वहां पे जो है काफी चीजें और करनी रह रही है। सिर्फ क्लास देख के नहीं होगा MCS का पेपर, आपको चीजें फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे सर। क्योंकि ये तो मैंने आपको बहुत समराइज कर दिया। इसके बाद बुक है सर, उस बुक को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। तो सर बुक्स को इनरोल कराइए। बाकी मेरी तरफ से 100% एफर्ट रहेगा, हमेशा रहेगा। और आई होप मैं साथ वीडियो के एंड तक, यानी कि जब ये बैच खत्म होगा, यही एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊं। एंड टिल देन, टेक केयर। एंड वीडियो अगर सब्सक्राइब कर लेना भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके। और खूब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। और MCS और IBC के लिए बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, उसके लिए आपका भाई है, बिल्कुल आपके लिए बेस्ट एफर्ट हम लोग आपके लिए करने वाले हैं। ओके, सो गुड बाय।